जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक लैंडमार्क केस जिसका नाम है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। अगर आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं, देन यू मस्ट नो दिस थ्री केसेस एंड वन ऑफ देम इज अ शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन है वो एक तरह से यहीं से अराइज हो गया था। ठीक है। और सेकंड है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड थर्ड वॉज केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है। आप लॉ स्टूडेंट हैं या नहीं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देन यू मस्ट नो दिस थ्री केसेस। एक बार मैं बोल दूं कि मैं बहुत सिंपल वे में बताऊंगा ताकि सबको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है। अब इसको समझने के लिए पहले आपको आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को समझना पड़ेगा। देखिए, सिंपल में बताता हूँ। आर्टिकल 13 में लिखा है, सरकार कोई भी ऐसा लॉ बनाती है, इफ पार्लियामेंट मेक एनी लॉ, ठीक है, जो कि हमारे पार्ट थर्ड जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसको करेगी वॉयलेट। यानी सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाएगी जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं, जो कि पार्ट थर्ड में दिए गए हैं, तो वो कानून वॉइड हो जाएगा। इफ पार्लियामेंट मेक एनी लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर डिक्लेयर्ड वॉइड। ठीक है। और आर्टिकल 368 में हमें अमेंडमेंट यानी संविधान में संशोधन के बारे में बताया गया है। बेसिकली जो ये तीनों केसेस हैं ये इन्हीं दो के अराउंड घूम रहे हैं कि आर्टिकल 3 का क्या स्कोप है, आर्टिकल 368 का क्या है, इन्हीं की पावर्स के बारे में है। तो इस केस को समझने से पहले बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो हम इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं थे, और इंडिया जैसी कंट्री की जो बैकबोन है वो है एग्रीकल्चर। उस बैकबोन को स्ट्रांग करने के लिए, उसमें कैल्शियम डालने के लिए कई सारे कानून पास किए गए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा। अब ये थे कि आपको पता ही है कि पहले जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे या फिर बहुत छोटे होते थे, तो बड़े बड़े तो भाई अपना उनका काम तो बहुत बढ़िया चलता, लेकिन छोटे वालों के पास एक वक्त की खाने की ठीक से रोटी भी नहीं होती थी। तो इसी को देखते हुए सरकार ने ये लैंड रिफॉर्म्स एक्ट निकाले और जो बड़े किसान हैं उनसे ज़मीन लेके, कुछ ज़मीन लेके छोटे किसानों में बांट दी गई। अब देखिए, जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ, ठीक है, तो उसमें आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B और 9 शेड्यूल को ऐड किया गया। पहले इसको समझते हैं। आर्टिकल 31A में क्या था कि सरकार कभी भी किसी की ज़मीन ले सकती है, ठीक है। और 31B था, कोई भी लॉ सरकार द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, और उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। 9th शेड्यूल, जब भी याद रखें, 9th शेड्यूल में डाल दिया गया तो आप उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो भाई अब ये हो गया। अब बड़े बड़े जमींदारों की लैंड में से हिस्से निकलने लग गए। तो एक थे शंकरी प्रसाद बिहार से। जब इनकी भी ज़मीन गई तब इन्होंने कहा, यार ये तो बड़ा गलत हो रहा है। उस टाइम हमारा राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था। तब इन्होंने कहा इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तब ये पटना हाई कोर्ट में इन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कर दिया चैलेंज। ठीक है। और पटना हाई कोर्ट का वर्डिक्ट यही आया कि जी हाँ, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो ये फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा कानून सरकार ने लाए हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बट वही नागपुर और इलाहाबाद हाई कोर्ट इसके फेवर में था। उन्होंने कहा जी नहीं, अगर आप देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने इन दोनों, नागपुर और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको बिल्कुल सही बताया। तो भाई देखो, अब जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चैलेंज हुआ तो पटना हाई कोर्ट का अलग वर्डिक्ट आया। उन्होंने कहा जी हाँ, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब वहीं नागपुर और इलाहाबाद हाई कोर्ट का अलग आया, वो इसके फेवर में थे कि जी हाँ, इसकी ज़रूरत है ताकि हमारे लैंड रिफॉर्म्स आ सके। बट अब हुआ क्या, अब तीनों भाइयों में आपस में हो रही थी झड़प। तो मामला कहाँ गया, इनके फादर यानी सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया तो भाई उनका वर्डिक्ट भी देखो क्या आता है। The SC ruled out that the power to amend the constitution under Article 368 की जो भी पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट, उसमें पावर है अमेंडमेंट करने की। अब चाहे उसमें फंडामेंटल राइट्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है। जी हाँ, उसमें फंडामेंटल राइट को भी इंक्लूड किया जा सकता है। अब देखिए, वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 क्लॉज 8 इंक्लूड ओनली ऑर्डिनरी लॉ। देखिए, मैंने आपको पहले समझाया था कि जो आर्टिकल 13 में लिखा है ना कि
हम सरकार कोई भी लॉ बनाएगी और हमारे फंडामेंटल राइट को वोलेट करेंगे तो इनवैलिड हो जाएंगे, ऐसा आर्टिकल 13 के क्लॉज नंबर 8 में लिखा है। बट वहाँ क्या लिखा है, वहाँ लॉ के बारे में लिखा है। बट जो यहाँ शंकरी प्रसाद ने जो पिटीशन फाइल की थी, उसने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया था कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वोलेट कर रहा है, ऐसा आर्टिकल 13 में लिखा है। बट आर्टिकल 13 में अमेंडमेंट के बारे में नहीं लिखा, वहाँ ऑर्डिनरी लॉज के बारे में लिखा है। तो यहाँ यही कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ऑर्डिनरी लॉ के बारे में लिखा गया है, इसलिए सरकार के पास पावर है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है और इंक्लूड फंडामेंटल राइट भी हमारे छीन सकती है इससे, ठीक है। और आपको तो पता ही, ये तो इनकी पहले की आदत और मे बी को ये तो होते रहता। अभी आप जैसे देख रहे हैं, हमारे बेसिक राइट्स सरकार कभी ना कभी तो ले ही लेती है, चाहे कैसे भी उसमें ले, चाहे छोटे से हिस्से से ले ले। फॉर एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं आजकल फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है। चलिए कानून सही या गलत वो तो भाई असली तो जो किसान है वही बता सकता है, ठीक है। लेकिन जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उनका बेसिक राइट है, आप उनको प्रोटेस्ट करने से नहीं रोक सकते। बट मैं चंडीगढ़ से हूँ तो मैंने देखा है कि यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, आप लोगों ने भी इवन देखा ही होगा। तो ये तो खैर चलता रहता है। बट यहाँ सुप्रीम कोर्ट का भाई ये जजमेंट आया और ये वो जजेस थे जिन्होंने ये वर्डिक्ट दिया, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये वर्डिक्ट आगे चेंज होगा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और केशवानंदा भारती केस में। उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, तभी आपको तीनों समझ आएगी और आप बेसिक स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, जय हिंद।